बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज हमने एक और नज़म यहाँ पढ़नी है, इसका मुताला करना है। आप इस वक्त क्लास 9th में हैं। हमारा मजमून है उर्दू और सबक है नज़म, और नज़म के जेल में आज हमने जिस नज़म का इंतखाब किया है वो है कश्मीर, और हमारे आज के शायर है चकबस्त, ब्रिज नारायण चकबस्त। प्यारे बच्चों, जो ही हमारे जहन में चकबस्त का नाम आता है तो चकबस्त के हवाले से एक बात जहन में फौरन आ जाती है कि अगर नज़म हो शायद वो कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर चकबस्त का अहम मौजू रहा है। गांव के चकबस्त फैजाबाद लखनऊ के रहने वाले थे, मगर कश्मीर के साथ उन्हें बहुत ज्यादा दिली वाबस्तगी रही है। आज की नज़म भी चकबस्त मरहूम ने ही लिखी है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर के साथ उसकी वालिहाना अकीदत किस हद तक है, वो नज़म के मतन से हमें पता चल जाएगा। ठीक बात है ना। पहले देखते हैं नज़म की फॉर्म। नज़म जो होती है एक ही उन्वान के तहत लिखी जाती है, कलियों से कलियां मिलाई जाती है, मोतियों की माला पिरोई जाती है। तो इस नज़म में एक हैयत, जिसे अंग्रेजी में फॉर्म कहते हैं, इस नज़म का ढांचा क्या है हम देखते हैं। ये नज़म, इसमें 1, 2 और 3 बंद है। अंग्रेजी में बंद को स्टेंजा कहते हैं। हर बंद में 4-4 मिसरे हैं। तो इस नज़म के जो बंद है वो मुर्रबा है। 4 मिसरों वाला बंद मुर्रबा कहलाता है। अगर 5 मिसरों वाला होता तो मुखम्मस कहलाता। ठीक बात है ना। तो अगर सिर्फ 2 मिसरों का तो मुरक्कब कहलाता। अब देखते हैं 4 मिसरों का बंद, उसके बाद एक गिरह लगाई गई है, जिसे अंग्रेजी में रेफरेन कहते हैं। एक गिरह का शेर यहाँ दिया गया है। इस गिरह के शेर का भी हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास ये बंद है, यहाँ काफिये एक बंद में एक जैसे काफी हैं, फिर जो गिरह का शेर है इसका काफिया अलग से है, फिर दूसरा बंद अलग काफिया में, गिरह का शेर अलग काफिया में, फिर तीसरा बंद अलग काफिया में, इसके भी गिरह का शेर अलग काफिया। तो प्यारे बच्चों, जब एक बंद के बाद एक गिरह बांधी जाए, एक रेफरेंस दिया जाए शायरी में, अगर उसका काफिया दूसरा हो और अगर वो काफिया जो इस गिरह में दिया गया दूसरे गिरहों में इस्तेमाल न हो, दोहराया न जाए, तो इस तरह की हैयत को तरकीब बंद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तरकीब बंद है। यानी एक बंद के बाद ये गिरह दी गई है, इसका काफिया अलग है, फिर एक बंद है, फिर काफिया अलग है, तो इसको तरकीब बंद कहते हैं। ठीक बात है ना। क्या मैंने क्या कहा था ना, तरकीब बंद। ये हम हैयत के बारे में, ढांचे के बारे में बात करते हैं। अब मान लो हम फर्ज करते हैं ये शेर है यहाँ जो बतौर गिरा यहाँ बांधा गया, अगर हर बंद के बाद यही गिरा यहाँ भी होता, यहाँ भी होते, यही शेर दोहराया जाता, यहाँ भी यहाँ भी, तो इस नज़म की जो हैत है इसमें एक बदलाव होता। इस वक्त ये तरकीब बंद है, तो उस सूरत में इसे तरजीह बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तरजीह बंद। तो तरजीह बंद और तरकीब बंद नहीं फर्क है कि जो रेफरेन एक जैसा रहता है इसमें तरजीह बंद में, मगर तरकीब बंद में ये बदलता रहता है। आइए अब मुताला करते हैं आज की इस नज़म का बुलंद खानी के साथ, ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो और आप इस नज़म का मजा लूट सके। तो शुरू करते हैं। वो सुबह को कोसार के फूलों का महकना, वो सुबह को कोसार के फूलों का महकना, वो जाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफर कोह पे लाले का दहकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना, हर फूल की जुम्बिश से आया नाज परी का चलना, वो दबे पाओ नसीमे सहरी का, वो तायरे कोसार लबे चश्मे कोसार, वो सर्द हवा और करम अब्रे गोहरबार, वो मेवा खुश रंग वो सरसब्ज चमनदार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार,
یہ باغی وطن روکشے گلزارے جنا ہے، سرمایہ ناز چمن آرائی جہاں ہے. تو آخری بات ہے، چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ. عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اٹھتے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا. تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا. تو طلباء و طالبات، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ہر بند میں قافیہ کیا استعمال ہے. دیکھیے پہلے بند میں وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا، یہاں مہکنا، پھر چہکنا، پھر دہکنا، پھر بہکنا. تو پہلے بند کے قافیے یہ ہے، مہکنا، چہکنا، دہکنا، بہکنا. پھر اس گرہ میں کیا قافیے ہیں؟ پری کا، شہری کا. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا رکھا ہے کہ قافیہ ہم آواز اور ہم آہنگ الفاظ کو کہتے ہیں. پھر دوسرے بند میں کیا قافیے ہیں؟ کوہسار، گوربار، چمنزار، ہو بیمار. یہ اس بند کے قافیے ہیں. پھر جو اس کی گرہ باندھی گئی ہے اس میں جنا ہے، جہاں ہے. تیسرے بند میں کیا قافیے ہیں؟ زمانہ، فسانہ، حیمانہ، دانا. اس کے قافیے ہیں. جو اس پر گرہ باندھی گئی ہے وہ ہے زمیں کا، انہی کا. اب پہلے بچوں اب دیکھتے ہیں کچھ مشکل الفاظ کے معنی. ہم دیکھیں کوہسار. کوہسار پہاڑوں کے سلسلے کو کہتے ہیں، چھوٹی پہاڑی کو بھی کہتے ہیں، پہاڑی علاقے کو کوہسار کہتے ہیں. مہکنا، خوشبو پھیلانا. خوشبو مہکنا، خوشبو پھیلانا. جاڑی ہم کہتے ہیں جسے انگریزی میں شربس کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ شربس ہوتے ہیں تو جاڑی کہتے ہیں. جنگلوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی وہ ہوتے ہیں جب ہم پارک سجاتے ہیں. چہکنا یہ پرندوں کی بولی ہوتی ہے. بہت سے پرندے بہت سی بولیاں بولتے ہیں، ان تمام بولیوں کا نام چہکنا ہم کہتے ہیں. دہکنا، چمکنا، روشنی دینا، چمکنا. عموماً انگارے جو ہوتے ہیں، آگ کے انگارے، وہی دہکتے ہیں. مست کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں نشہ چڑھا ہو. ٹھیک بات ہے نا. ابر کہتے ہیں بادلوں کو. بہکنا کہتے ہیں لڑکھڑا. بہکنا کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ استعمال کریں. تو جنبش کہتے ہیں حرکت. عموماً جنبش کہتے ہیں آنکھ کی حرکت کو، ہونٹوں کی حرکت کو. ٹھیک بات ہے نا. تو ناز پری کا ناز و انداز. پری کا ناز و انداز، جسے پری ناز و انداز دکھاتی ہے. دبے پاؤں چلنا، آہستہ چلنا. دبے پاؤں چلنا جو ہے نسیم سحری، صبح کی ہوا. پہلے ہم اس بند کا ترجمہ اور تشریح کریں. ٹھیک بات ہے. تو وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہک. یہ جو نظم ہے چکبست مرحوم نے باہر اپنے گھر میں لکھی ہے، اور وہ اس میں کشمیر کی آب و ہوا، کشمیر کی فضاؤں کو یاد کر کے یہ نظم تحریر کی ہے. تو وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہک، یہاں اشارے بعید، یعنی وہ جو کشمیر کی صورت ہے، وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا. مجھے تو یاد آتا ہے صبح سویرے پہاڑیوں پر، پہاڑی سلسلوں پر ہم کیا دیکھتے تھے؟ کوثار پر پھولوں کا مہکنا. کوثار اس پہاڑی پر جو پھول اگے تھے وہ خوشبوئیں پھیلاتی تھی. صبح سویرے کوثار پر یہ جو پھول تھے اپنے خوشبوئیں بکھیرتی رہتی تھی. وہاں وہ جاڑیوں کی آڑ میں، مجھے یاد آتا ہے وہ جاڑیوں میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے، جاڑیوں میں چھپے چڑیا، بلبل اور ابابیل وغیرہ چھوٹے چھوٹے پرندے، مینا، تو وہ جاڑیوں میں چھپا کرتے تھے اور وہاں چہچہاتے تھے. فضاؤں کو اپنی چہچہاٹوں سے فضاؤں میں سرور اور سرور پیدا کرتے تھے. گھروں پہ شفق. اتنا ہی نہیں، صبح کو ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے، گردوں پر شفق ہوا کرتا تھا. آسمان کی لالی دور سے دکھائی دیتی تھی اور ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا تھا. اور کوہ پہ لالی کا دہکنا. ایک نظر آسمان کی طرف جہاں صبح کو آسمان سرخ کے لیے
अपनी तरफ तवज्जो मरकूज करवा रहा था, और नीचे पहाड़ी पर उगे हुए गुल लाला के फूल अपनी तरफ दावत दीद दिया करते थे। अरे हम भी खूब तर है इससे शफक से जो आप आसमान पर देखते हैं। ये इमेजरी जहन में लाता है कौन? चकबस्त मरहूम। विजुअल इमेजरी, बसरी तस्वीर वो जहन में लाता है कि देखो कश्मीर में हमने क्या देखा, सुबह उठते ही कोसार पर वो फूल खुशबुएं बिखेरते हैं, झाड़ियों की आड़ में परिंदे चहचहाते हैं, और आसमान पर शफक चमकती दमकती है, और नीचे कोह पर क्या है, पहाड़ी पर जो गुल लाला के फूल अपनी आबताब के साथ चमकते हैं। मस्तों की तरह अब्र के टगड़ों का बहकना। इतना ही नहीं, जब इस पहाड़ी पर नजारा करते हुए आसमान की तरफ देखते थे, आसमान पर अब्र के टुकड़े, बादल के टुकड़े तैरते नजर आते थे, तैरते। और जब वो शायद वो जमीन की तरफ देखते थे, इस खूबसूरत वादी की तरफ देखते, और उन अब्र के टुकड़ों को, बादल के टुकड़ों को नशा आता था। क्या आता था? नशा। और वो नए कशों की तरह लड़खड़ाते हुए चलते थे। खूब जाहिर होता था उन चलने के अंदाज से कि वो कश्मीर की खूबसूरती देखकर नशे में आ जाते थे, और वो नशे में चूर होकर लड़खड़ाया करते थे। हर फूल की जुम्बिश से आया नाज परी का। मैं अभी तक मुझे याद है, जिस फूल की तरफ देखता वो मानो कि मुझे बार बार मेरी तरफ देखती हरकत, वो हर फूल हरकत करता था, और उस फूल की हरकत से मुझे बार बार एहसास होता था कि ये फूल नहीं, ये जंगल की परियां है, ये जंगल की परियां जो अपने नाज़ो अंदाज से हर किसी का दिल लुभा रहे हैं। चलना वो दबे पाऊ नसीमे सहरी का, मैं ही इतना कॉन्शियस नहीं था, मैं ही इतना मस्त नहीं होता था, खुश नहीं होता, बल्कि आपको क्या बताऊं, सुबह की हवा जब इस नजारे को देखती थी तो ऐसे चलती थी, ऐसे चलती, अरे वो तो दबे पाऊ चलती थी कि वही आज से लोगों का जो तवज्जो उसमें खलल न पड़ जाए, इस खूबसूरत माहौल में कोई खलल न पड़ जाए, इसलिए सुबह की हवा भी दबे पाओ में बहुत आहिस्तगी से चला करती थी। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज का आप खास ख्याल रखें, यहाँ अब्र को शराबी की तरह लड़खड़ाते दिखाना, फूल को परी की तरह नाजो अंदाज दिखाना, इसी तरह यहाँ नसीमे सहरी सुबह की हवा को इंसान की तरह दबे पाओ यानी आहिस्तगी से चलना, यानी इन तीन चीजों को, अब्र को, इन फूलों को और हवा को इंसानी खसाइस दिए गए। क्या दिए गए? माना कि वो इंसान है। इस तरह की तजसीम, इस तरह की जो हमारे पास शेरी सनत है, इस शेरी सनत को हम तजसीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं मीर अली से मुतासिर हुए हमारे शायर चकबस्त किस तरह बड़े ही माहिराना तौर तजसीम कारी करते हैं, और किस तरह इन चीजों को पर्सोनिफाई करते हैं। अब दूसरे बंद की तरह बढ़ते हैं। वो तायरे को सार लबे चश्मे को सार, वो सर्द हवा और करमे अबरी गोरबार, वो मेवा ये खुश रंग, वो हसर सब्ज चमनजार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बेमार। प्यारे बच्चों, तायर कहते हैं परिंदों, किन्हें कहते हैं? तो जमा इसकी है तयूर। कोसार पहाड़ी इलाके को कहते हैं, पहाड़ी को कहते हैं। चश्मा कहते हैं तालाब, कोसार फिर पहाड़ी पर हुआ जो तालाब वाक़ा हो। करम कहते हैं अता को, जो कोई आपको चीज दे, मेहरबानी करे, करम कहते हैं। गोहरबार यानी जिसके शानों पर जो गोहर हो, यानी मोतियों से लदा हुआ, मोतियों से भरा हुआ। मेवा ये खुश रंग, खूबसूरत रंगों वाले मेवा जात। चमनदार गुलस्ता को कहते हैं। तो आम कहते हैं लम्हा को। बरसों कहते हैं जो बहुत अरसा से हो। हाँ, रूह कशे गुलजारी जना, ये एक ही तरकीब है। मुकाबला, रूह कश है मुकाबला या हरीफ। गुलजारी जना असल जन्नत का
मुकाबला। तो चमन आरा यानी जीनत बख्शने वाला। अब देखते हैं इसका तर्जुमा और इसकी तफहीम कैसे हो सकती है। आपको बात समझा तुमने? वो ताहिर कोसार फिर याद करता है कौन? हमारा महबूब शायर चकबस्त कहता है कि वो ताहिर कोसार लबे चश्मा कोसार, विजुअल इमेजरी किया जाता है, बसरी पैकर किया जाता है। वो ताहिर कोसार, उस कश्मीर में मैंने देखा है, ताहिर कोसार पहाड़ पर रहने वाले वो परिंदे, ताहिर कोसार पहाड़ पर रहने वाले वो परिंदे जब आया करते लबे चश्मा कोसार, जो पहाड़ी पर तो तालाब था ना, पानी का तालाब, उसके किनारों पर आ बैठते थे। कौन? पहाड़ी परिंदे आया करते और उस पर जमा हो जाया करते थे। वो सर्द हवा, मुझे याद है उस वक्त हवा में खुनकी रहती थी, ठंडी ठंडी हवाएं उड़ती थी और गर्मी अब्र गोहरबार, फिर वहां अता होती थी अब्र गोहरबार की, बादल ऊपर से उड़ा करते थे, उन्हें भी शोखियां, वो भी शोखियों पर उतर आती थी। कौन? छोटी छोटी शरारतें करते थे, ऊपर चलने वाले तैरने वाले बादल उठा करते गर्मी अब्र गोहरबार, वो अपने साथ मोतियों की माला लाया करते थे और वो हल्की बूंदा बांदी करते थे। अरे बूंदा बांदी तो क्या करते थे, वो तो बारिश के कतरे नहीं बरसाते थे, वो तो मोती बरसाया करते थे। कौन? कश्मीर में मैंने देखा कि जो ही ताहिर का परिंदे उस तालाब के किनारे जमा होते थे, ठंडी हवाएं चलने लगती थी और बादल के टुकड़े ऊपर से ये नजारा देखते थे और वो जोश में आते थे और बूंदा बांदी करते थे। अरे ये तो बूंदा बांदी नहीं हुआ करती थी, वो सिरहन क्या करते थे, मोती बरसाते थे, जो बारिश के साफ शफाफ कतरे होते हैं, वो मेनो अन मोती जैसे होती। वो मेवा ये खुश रंग, अभी जो नजर हटाई इस मंजर से दूसरे मंजर पर कश्मीर में नजर पड़ती है, वो मेवा ये खुश रंग। अरे यहाँ तो खूबसूरत रंगों के मेवे हैं, यहाँ तो सेब है, डिलशस है, अमेरिकन है और बाकी किस्म के मेवे हैं। अरे यहाँ तो नाशपाती है, यहाँ तो खूबानी है, अरे यहाँ तो बादाम है, अरे यहाँ तो अनार है, रंग बिरंगी मेवे। वो मेवा ये खुश रंग, एक से बढ़कर एक रंग वाले वहां मेवे मैंने देखे हैं, वो सरसब्ज चमनदार। फिर नजर जो ही हटी, यहाँ भी सरसब्ज लहलहाते हुए गुलिस्तान, वहां भी लहलहाते हुए गुलिस्तान, यहाँ शालीमार, वहां नसीम बाग, वहां निशाद बाग, वहां हारवन, वहां अच्छा बाग। तो हर तरफ जहां की तरफ नजर दौड़ाए तो वहां चमनदार ही चमनदार देखने को मिलते हैं। एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, आज तक मुझे यही एहसास है। आप किसी भी गर्म इलाके से किसी बीमार को लाइए जो साल तक बीमार रह चुका हो और वहां ले जाइए। हमारे कश्मीर में जो ही वहां पहुंचो, मैं गारंटी देता हूं, वसूख से कहता हूं, अगर वो परसों तक बीमार रहा हो, जो ही उसे कश्मीर में इस खूबसूरत मनाजिर के चलते रखेंगे तो वो एक ही लम्हा में ठीक होगा। समझ आते? तो ये कौन कहता है? हमारा शायर चकबस्त, जिसको कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। किसी और शायर ने कहा कि हर शौक तजाने ब कश्मीर घर आए, घर मुर्गे कबाब पवन बाबालो पर आए। किसी शायर ने कहा कि फारसन हर शौक तजाने, हर जला हुआ शख्स जानता है अगर उसने कभी कश्मीर की सैर की हो। क्या जानता है? घर मुर्गे कबाब पवन, अगर उसने वहां से एक मुर्गे को लाया होगा और उसे फ्राई भी किया होगा, उसे कबाब भी बनाए होंगे, मगर कश्मीर की वादी में खूबसूरत फिजाओं में अगर वो उसे रखे कुछ ही देर तक बालों पर आए, आप देखना जरूर उस पर के जिस्म पर फिर से बाल उगेंगे, फिर से उसके पर आएंगे, फिर से वो चलने लगे। तो आगे बढ़ते, ये बागे वतन रूह कशे गुलजारी जना है। मरहूम कहते हैं कि ये जो बागे वतन है, मेरे वतन का बाग, मेरे वतन का गुलसिता, मेरे मुल्क का गुलसिता यानी मेरा कश्मीर, रूकशे गुलजारी जना है। मैं डंके की चोट कहता हूं, ये जन्नत का मुकाबला कर सकता है, ये जन्नत का मुकाबला कर सकता है।
रूकशे गुलजारे जना है, ये उस जन्नत का मुकाबला कर सकता है जो मोमिनों के लिए खुदा ने रखा है सरमाया नाज। हमें इस दौलत पर फख्र है, ये वो सरमाया है जिस पर हमें फख्र है, सरमाया नाज है ये। चमन आ रहा है जहां है पूरी कायनात, पूरे जहां के लिए चमन आ रहा है, ज़ीनत बख्शने वाला है, ज़ीनत बख्शने वाला है। जहांगीर ने शायद कहा है कि अगर फिर दोस्त बुर्रू ये जमीन हमें अस्तो अगर जमीन पर भी एक जन्नत होती, अरे मुझे तो यकीन है वो यही थी, कश्मीरी थी। तो ये भी वहां कहता है कि सरमाया नाज चमन आ रहा है जहां है पूरे कायनात के लिए, ये क्या है, एक रौनक बख्शने वाला खिता है। अब आखिरी हमारा बंद है, छूटे हुए उस बाग को गुजरा है जमाना। शायर कहता है कि मुझे तो वहां से निकले एक अरसा हुआ, छूटे हुए, मुझसे वो छूट गया है। क्या वो बाग से मुराद यहाँ है कश्मीर, ये इस्तिआरा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बाग इस्तिआरा। छूटे हुए उस बाग को गुजरा है जमाना, एक अरसा हुआ मुझसे वो बाग यानी कश्मीर छूट चुका है। ताजा है मगर उसकी मोहब्बत का फसाना, मगर दिल में उसकी मोहब्बत की दास्तान अभी भी ताजा है, अभी मैं भूला नहीं हूँ। फसाना कहते हैं दास्तान को, वो दास्तान जो मैंने रकम की है कश्मीर के लिए, जो प्यार मेरे दिल में है कश्मीर के लिए, वो अभी भी ताजा है। आलम ने शरब जिनकी बुजुर्गी है का है माना, एक और बार बताऊं, पूरी कायनात है, पूरे आलम ने, तमाम दुनिया ने शरफ माना है कि इनकी बुजुर्ग का, कुछ लोगों की अजमत का। इसी कश्मीर में वो लोग भी रह चुके हैं जिनकी अजमत का लोहा पूरी कायनात ने माना है। आलम ने शरफ जिनकी बुजुर्गी का है माना, पूरे आलम ने, पूरी दुनिया ने अजमत का एतराफ किया कि कश्मीर में बड़े बड़े लोग निकले हैं, उठते थे इसी खाक से वो आलिम व दाना, यानी कश्मीर की खाक से बड़े बड़े आलिम भी पैदा हुए, उठे हैं, और बड़े बड़े आकिल भी उठे हैं। इसी धरती से मौलाना अनवर शाह कश्मीरी भी उठे हैं, इतने बड़े मुफस्सिर कुरान। इसी धरती से हमारी लालजद उठी है, इसी धरती से इब्न गुफ्ता उठे हैं, इसी धरती से शेखुल आलम उठे हैं, इसी धरती से बादशाह उठे हैं। आज भी इसी धरती से लोग उठते हैं जो बहुत ही ज्यादा यह आलिम भी है और दाना भी है, और उनकी अजमत का एतराफ पूरी दुनिया ने किया है। अब खास बात, तन जिनका है पैवंद अब इस पाक ज़मीं का। अब कहाँ है वो लोग, तन जिनका है, जो